खुदा की कसम मैं अपनी बच्ची के साथ साथ मैं पूरे पाकिस्तान की बच्चियों के लिए एक मिसाल, एक प्रोटेक्शन बनाना चाह रहा था, और अभी भी इंशाल्लाह ये बनेगा कि ये जितने इस किस्म के माफिया हैं जो बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, मैं उनके खिलाफ अपने आखिरी दम तक जाऊँ। अगर मेरी बच्ची खुद से जाती है, कोई एविडेंस तो होगा यार, कोई उसके पास तो फ़ोन भी नहीं था, ठीक है, विदाउट फ़ोन एक 13 साल की बच्ची कैसे जा सकती है? रास्ते में कितने टोल प्लाजाज आते हैं, चेक पोस्ट आती हैं, वीडियो कैमराज लगे हुए हैं, कोई एविडेंस तो होना चाहिए कि बच्ची खुद के लिए आ रही है। कोई एविडेंस नहीं है, 100% उसे वर्गला कर लेके गए हैं ये। आप बिलीव करें, मैं हल्फन ये कहता हूँ कि जिस सुबह ये वाकया पेश आया, उस सुबह 6 बजे इसने सहरी के बाद मुझे बोला कि बाबा हमने पिछले साल आप हमें मरी लेकर गए थे, इस साल आप हमें कहाँ लेकर जाओगे गर्मियों में? तो मैंने कहा बेटा जिधर आपका प्रोग्राम हुआ, जिधर दिल करेगा मैं वहाँ आपको ले जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना उसने कोई शो ऑफ किया, ये इसे 100% घर से बाहर निकाला गया और उसके बाद इसे वर्गला कर गाड़ी में डाला गया। ये सारी झूठी स्टोरी बनाई है कि यहाँ से रिक्शा, रिक्शे से सब्जी मंडी से गाड़ी बुक। आप खुद सोचिए कौन सी टैक्सी है जो 22,000 में एक अकेली लड़की जिसके पास पैसे भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, उसे ले जाएंगे? क्या आप अगर टैक्सी ड्राइवर हो, लेट्स से सपोज करें, आप जाएंगे ऐसे? कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो एक क्राइम है सर। बिल्कुल भी नहीं। आपने अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि 3 साल से उस बच्ची का उस बच्चे से रब्ता था और शादी का वो था। देखिए पॉसिबिलिटी है कि ये रब्ता हो, क्योंकि ये पहली बात ये कि फ़ोन के ऊपर तो कोई रब्ता नहीं था, क्योंकि फ़ोन का CTD तो मैंने खुद अपने हाथों से पुलिस को दिया था और मैंने कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। एजेंसीज को दिया, FIA को दिया, रेंजर्स इंटेलिजेंस को दिया, और जितनी एजेंसीज इन्वॉल्व थी सबको दिया, उनमें कुछ भी नहीं था, क्लियर था। बाकी जो गेम की हद तक जो है वो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 साल से ही हो सकता है उसे 2 महीने के अंदर वर्गलाया गया हो। बहरहाल ये ऐसे हुआ, ये गैंग ऐसे ही कर रहा है, ऑपरेट करता है गेम्स के थ्रू, बच्चियों को ट्रैप करता है और उन्हें घर से निकालता है और उसके बाद उन्हें उठाकर दूसरे प्रोविंस में ले जाता है। सर ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्ची 3 साल पहले तो मेरा ख्याल है 10 साल की थी। आप खुद सोच सकते हैं 10 साल की बच्ची घर में कैसे रिश्ते की डिमांड कर सकती है? 13 साल की बच्ची भी नहीं कर सकती। सब फॉल्स एक्यूजेशंस हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। अंडर एज बच्ची को उन्होंने निकाहनामा में उसका नाम गलत लिखा, दुआ अल ज़हरा, अगर आप गौर से देखें, सिग्नेचर्स गलत। उसके बाद निकाह ख्वां जो है उसने बाद में तो क्लेम ही नहीं किया, उसने कहा मैंने तो ये निकाह ही नहीं पढ़ाया। बच्ची की एज 18 साल, कोविड का एक झूठा सर्टिफिकेट बना के वो शो कर दिया। मेरे पास सारे डिटेल्स यहाँ पे पड़े हैं, मैंने अदालत में भी जमा कराया और जज साहब हैरान थे कि वहाँ के जज साहब ने ये कैसे इन चीज़ों को डिनाई किया। उतनी देर तक इसकी इन्वेस्टिगेशन होती, हम वहाँ पे पहुँचते, ठीक है। मैं IO साहब ने भी मेरे साथ ज्यादती की कि IO साहब को लेकर जाना चाहिए था, और क्योंकि देखें जो बच्चे के माँ बाप बच्चे से बात करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी वहाँ पे बयानात आए वो अंडर इन्फ्लुएंस थे, अंडर थ्रेटनिंग थे। उसको थ्रेट किया गया, उसे मारा पीटा, यकीनन सर उसका मेडिकल करवाना चाहिए था इन्हें। डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास सारी थी, इनको ये, और हम ये करेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी चीज़, उन्होंने जो प्रोपेगेंडा मेरे अगेंस्ट लॉन्च किया, वो कभी कल उन्होंने कोई खाला बना ली, फुप्पो बना ली, सॉरी, मेरी कोई बहन ही नहीं है ना, मेरी कोई इस नबीयत की कज़न है। उस फुप्पो से ये तो बोलना था कि एक ID कार्ड तो दिखाती कि वो है कौन। कभी वो फुप्पो बुला लेता है, कभी टीचर बुला लेता है, कभी यहाँ का हमजाया बुला लेता है, यानी फेक सारे वहाँ पे। हम यकीन करें जब ये कार्रवाई होगी तो हम सबको उसमें बुलाएंगे, सबके अगेंस्ट जाएंगे कि जिन्होंने ऐसा किया। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, शहबाज शरीफ साहिब से, सबसे बढ़कर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इसको देखिए, खुदारा ये गलत फैसला हुआ है, इसके ऊपर इस बच्ची को अपनी बच्ची समझिए, और इसके ऊपर ये जो एक बड़ा अजीबोगरीब सा फैसला हुआ है, इसके ऊपर सुओ मोटो लें और इस बच्ची को ये एक मिसाल बने कि ऐसा पाकिस्तान में ये दरिंदे जो बच्चों को उठा लेते हैं, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, ये स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि 100% ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और मुझे अल्लाह के घर पूरा उम्मीद है कि अल्लाह इंसाफ करेगा। देखिए जी, 2 दरख्वास्तें साथ चल रही हैं। एक है 482 जो इन्होंने MLO के ख़िलाफ़ फ़ाइल की हुई थी, और दूसरी है 493 जो इन्होंने जो चालान मंजूर हुआ है उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ फ़ाइल की हुई थी, और ये चाह रहे थे कि वो ऑर्डर ही गलत है, और जो इनका एक पहले भी मौक़िफ़ रहा है कि ये केस झूठा है। आपके इल्म में होगा कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले इस FIR को ख़त्म करने के लिए क्वाशमेंट ऑफ FIR की CP फ़ाइल की थी, जो कि नाकाबिल समात करार दी थी हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने कहा था आप ट्रायल कोर्ट से जाकर रेमेडी लें। मगर ट्रायल कोर्ट में कोई बरियत की दरख्वास्त जमा कराने के बजाय इन्होंने फिर हाई कोर्ट से रुजू किया अंडर अ डिफरेंट लॉ, और इन्होंने कहा कि जी ये चलान मंजूरी का ऑर्डर ख़राब है। तो इसलिए जब हमने कल हाईलाइट किया जज साहब के सामने कि सर पहले ही हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच को कह चुकी है कि आप अपनी रेमेडी ट्रायल कोर्ट के पास सीख करें,
तो हाई कोर्ट ने कहा कि पहले हम ये 493 की मेंटेनेबिलिटी सुनेंगे कि क्या ये काबिल समात है भी कि नहीं, और फिर एमएलओ वाली बाद में सुनेंगे। अच्छा, बहुत इसरार था मुलजिम के वकील का कि जी आप ये चलान वाली मेरी दरख्वास्त सुन लीजिए, सारा मसला ही क्लियर हो जाएगा, आपको एमएलओ सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसमें बार बार कल हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि भाई फिर आप ये अंडरटेकिंग दे दें कि अगर आपकी चलान की दरख्वास्त डिसमिस हो गई तो आप एमएलओ प्रेस नहीं करेंगे। अच्छा, वो अंडरटेकिंग देने से भी कासिर रहे। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज जब दलाइल हुए मेंटेनेबिलिटी के ऊपर तो मुलजिम के वकील अदालत को कन्विंस नहीं कर सके कि कैसे ये दरख्वास्त काबिल समात है, कैसे जब उनके पास बरियत की दरख्वास्त लगाने का एक ऑप्शन ट्रायल कोर्ट के पास है, एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी का ऑप्शन है, तो वो क्या 561A के अंदर हाई कोर्ट की इनहेरेंट जुरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं कि नहीं। और मैंने वो तमाम तर ऑर्डर्स जज साहब के सामने प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि जी जो पहला सी क्लास चलान था वो मेरी मर्जी से खारिज नहीं हुआ था, वो जज साहब ने ऑर्डर किया था, मैजिस्ट्रेट साहब ने, उन्होंने सी क्लास का चलान मंजूर नहीं किया था, इन्होंने उस ऑर्डर को कहीं चैलेंज नहीं किया। उसके बाद इस केस में तफ्तीशी अगर चेंज हुआ तो वो एडीजी साहब का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को इन्होंने कहीं चैलेंज नहीं किया। उसके बाद फिर चलान मंजूरी का ऑर्डर आया है और उस दौरान हाई कोर्ट की एक समाअत हुई थी हमारी दूसरी सीपी में, जिसने बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया था। और इन तमाम तनाजुर के अंदर ये कन्विंस नहीं कर पाए कि किसी भी ऑफेंस में कोई भी दफात जो लगी हुई है केस में, किसी में भी मुलजिम को सजा नहीं होगी। हाई कोर्ट ने जज साहब ने बड़ा क्लियर सवाल पूछा, कहते हैं कि जैसे मुद्दई ने केस बयान किया है, अगर यही हकायक हैं तो आपके तमाम तरह डिफेंस के बावजूद आपको ये लगता है कि आपको किसी भी ऑफेंस में सजा नहीं होगी। तो उस पर मुलजिम के वकील ने कहा नहीं सर, हम तो सब में बरी हो जाएंगे। तो उस पर इतना मुतमईन नहीं थे जज साहब, क्योंकि कुछ ऑफेंसेस इसमें ऐसे हैं जो कि ट्रायल ही डिटरमिन करेगा। तो खैर, अदालत ने फैसला किया है कि इनकी ये एप्लीकेशन नाकाबिल समात है, इसको डिसमिस कर दिया गया है, ये मेंटेनेबल ही नहीं है। और जो हमारी दरख्वास्त, इनकी दरख्वास्त है एमएलओ के खिलाफ, और हम कह रहे हैं कि एमएलओ करा दिया जाए, उस पर अब मंडे को 11 बजे दलाइल होंगे, तो वो मैटर उसके लिए एडजर्न हो गया है। तो उसमें अब जो चलान है, चलान की हैसियत 364 के साथ रहेगी। देखिए, चलान में ऑर्डर में जितनी भी दफात मंजूर हुई थी वो ऑर्डर देखें, चलान हम होगी सेकेंडरी चीज़, अब मेन चीज़ है वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत चलान मंजूर हुआ है, जिस ऑर्डर के तहत जज साहब ने कौन कौन सी दफात मंजूर की हैं, वो ऑर्डर अब इन फील्ड में है। ये चाह रहे थे कि वो ऑर्डर चैलेंज हो और वो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो, मगर अब वो नहीं हुआ। अब वो ऑर्डर इन फील्ड है। जैसे ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, 512 की कार्रवाई हो रही है, जो मफरूर लोग हैं उनके वारंट्स जारी हुए हुए उनको लेके आना है और फिर चार्ज फ्रेमिंग होनी है, वो अब एज पर रूटीन, एज पर प्रोसीजर चलेगी, बगैर किसी खलल के, बगैर किसी रोड ब्लॉक वो के। जो सेक्शन है जो चलान में मंजूर हुए थे, अदालत में जो मंजूर हुए थे, कौन कौन से सेक्शन है, किस किस जुर्म पे लागू होते हैं, और उसकी सज़ा क्या हो सकती है? देखिए, 363 है जिसमें 7 साल सज़ा है, 364 है जिसमें 14 साल सज़ा है, 368 में वही सज़ा होती है जो कि प्राइमरी किडनैपर को मिलती है। तो अगर प्राइमरी किडनैपर को 7 साल 363 में होगी, तो जो उसके साथी हैं 368 में उनको भी 7 साल होगी। और अगर प्राइमरी किडनैपर को, ज़हीर शबीर को 14 साल 364 में होती है, तो उसके बाकी सारे हवारियों को भी जो है 368 के अंदर 14 साल की सज़ा होगी। उसके बाद सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है जिसमें 3 साल सज़ा है। उसके साथ ट्रैफिकिंग के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 में 10 साल की सज़ा है 32 में, और 4B में 14 साल की सज़ा है। तो ये सेक्शन मजीद इसके अंदर लगे हुए हैं। जब ये मुल्जमान की बेल हुई है, उसको चैलेंज करने का प्लान है, क्योंकि आज तो ये जिस तरह दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हुई है, तो अब मजीद इम्कान है कि उनकी बेल को चैलेंज किया जाए? नहीं, देखिए, वो तो हमने कैंसिलेशन वैसे ही हमारा सांस से हमने करनी है, बट बात इतनी सी जी, आपको अदालत और कानून टाइम देता है ना, लिमिटेशन पीरियड होती है, आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, या 20 दिन का टाइम होता है, 25 दिन का टाइम होता है। तो स्ट्रेटेजिकली कुछ आप फैसले करते हैं, कब आपने कैंसिलेशन फाइल करनी, कब आपने चैलेंज करना है, कब आपने नहीं करना। तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको कम से कम ये खबर कि हम फाइल कर रहे हैं कंफर्मेशन मिल जाएगी जब होगी। अच्छा, बच्ची की हवालगी के हवाले से, माँ बाप के हवाले से कुछ ये लोग आवाम भी सवाल करती है वैसे, हाँ, कि कस्टडी क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, मैंने अभी बार बार हर बात में इस पर जवाब देता हूँ कि वालिदैन से ज़्यादा बच्ची से मिलने से कोई बेचैन नहीं हो सकता। अगर वालिदैन किसी वजह से सब्र शुक्र किए हुए हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। आप इस बात पे क्यों नहीं ध्यान देते? एक माँ है सगी, एक सगा बाप है, यकीनी तौर के ऊपर, और कुछ चीज़ें जो कानूनी स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं लोगों के शको शुबात या लोगों को इत्मीनान देने के लिए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके मीडिया पे वो बातें नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऑलरेडी हों जो आपके इल्म में ना हों, मगर वक्त के साथ आ जाए। हमने तो केस अदालत में लड़ना है ना, फिर उसके ऊपर बाकी रिपोर्टिंग है। बट वो चीज़ भी मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि बच्ची की कस्टडी हो या बच्ची से मिलना हो या बच्ची का वेलफेयर हो, उसके हवाले से भी कोई भी अदालती फोरम जो है वो खाली नहीं छोड़ा जा रहा, और इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको बहुत जल्द एक अच्छी खबर मिलेगी।